अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। मुंबई में 30 सितंबर की बात है ये। सेक्टर 7 एंटॉप हिल, अच्छा खासा इलाका है ये। इसी एंटॉप हिल के एक रिहायशी इलाके के दीवार के बराबर में पॉलिथीन के कुछ बैग पड़े हुए थे। कई लोगों ने उसे देखा, गुजर गए, और इत्तेफाक से 30 सितंबर की रात मुंबई में बारिश हुई थी। बैग वहीं पड़ा हुआ था काफ़ी देर तक। धीरे धीरे बारिश की वजह से और बाकी चीज़ों की वजह से हवा और बाकी जो पॉलिथीन के बैग थे उसका कुछ सिरा खुल गया, कुछ जला हुआ था। वहाँ पे सैनिटाइज़र की बोतल भी रखे हुए थे, जो हम लोग आजकल कोरोना में आम हो गया यूज़ करने के लिए। अब आप घर में जाते हैं तो पहले पानी और चाय पूछा जाता था, अब आप पहले जाएंगे तो आपको सैनिटाइज़र दिया जाता है हाथ को सैनिटाइज करने के लिए। इस सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी अब लोग क्राइम के लिए करने लगे। तो खैर, कुछ लोगों की नज़र पड़ी उस प्लास्टिक के बैग पर। उन्होंने देखा कि उस बैग के अंदर से कुछ इंसानी जिस्म का हिस्सा बाहर नजर आ रहा है, उस बैग में से झांक रहा है। जैसे ये देखा, लोग बदहवास हो गए। किसी ने 100 नंबर पे कॉल किया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब वहां पे फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भी बुलाया गया। बैग की तलाशी ली गई। प्लास्टिक के कई बैग थे वहां पे, छोटे छोटे। खोला गया तो उसमें एक इंसानी लाश मिलती है, लेकिन अंग भंग, कटी हुई, हाथ अलग, पैर अलग। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उस लाश का सर गायब था, यानी चेहरा था ही नहीं। और लाश के पास ही सैनिटाइज़र थी। लाश और पॉलिथीन को देख के लग रहा था कि जो भी कातिल है उसने उस बैग में लाश के टुकड़े रखकर उसको जलाने की कोशिश की थी। कुछ जल भी गया, लेकिन शायद उसके बाद बारिश हुई और उसकी वजह से आग बुझ गई और लाश अधजली रह गई। तो बिना चेहरे के लाश को पहचानना था। और सबसे हैरानी की बात यह थी कि जिस जगह पर यह लाश मिली, सायन डिवीज़न जो मुंबई में है, उसके एसीपी का दफ्तर है, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। और उस दफ्तर से इस मौका वारदात की, यानी कि जहां पे भी ये लाश पड़ी हुई थी पॉलिथीन में, कुछ कदम की दूरी पर यह जगह थी। अब एक एसीपी का दफ्तर, एक पुलिस वाले का दफ्तर, और उससे कुछ कदम की दूरी पर कोई कातिल यूं बैग में लाश फेंक जाए, इसका मतलब है कि शायद या तो वो पुलिस से डरता नहीं है, या पुलिस को चुनौती देना चाहता है, या फिर वो पुलिस के कामकाज से बखूबी वाकिफ़ है, या फिर वो खुद पुलिस के अंदर में है और पुलिस को बहुत गहराई से जानता है। लेकिन ये बात खुद पुलिस के लिए परेशान करने वाली थी कि कोई कातिल आमतौर पर कत्ल करने के बाद लाश को इधर उधर कहीं ठिकाने लगाता है, लोगों से बचता है, पुलिस से बचता है। यहाँ कत्ल करने के बाद कातिल को कोई और जगह नहीं मिली, बल्कि वो एसीपी के दफ्तर के बाहर ही लाश को फेंक कर जा रहा है। और उसे इस बात का डर भी नहीं है कि पुलिस वाले देख लेंगे, आसपास ही हैं। पुलिस को लगा कि ये कोई क्रिमिनल जो भी है, ये एक तरह से चैलेंज कर रहा हमें। खैर, पुलिस को जांच आगे बढ़ानी थी। चेहरा था नहीं। सबसे पहले ज़रूरी था कि लाश की शिनाख्त हो सके कि मरने वाला कौन है, ताकि उसके आगे फिर कार्रवाई शुरू हो। लेकिन आसपास के थानों में पता किया गया, कोई मिसिंग या गुमशुदगी की रिपोर्ट है नहीं। आमतौर पर जब भी कोई इस तरह की लाश मिलती है जिसकी शिनाख्त नहीं हो पाती, तो पुलिस के काम करने का तरीका यही है, इन्वेस्टिगेशन का भी बेसिक, कि आप पता करो कि कोई ऐसी मिसिंग या गुमशुदगी की रिपोर्ट है, ताकि है तो उससे इसको मैच करा सकें, और फिर मैच कर जाए तो आधा काम हो गया। क्योंकि मरने वाले की तो शिनाख्त हो गई, अब मारने वाले को पकड़ा जाए। तो यही काम पुलिस ने किया। लेकिन मुंबई में ज़्यादातर जगह पे कोई मिसिंग रिपोर्ट इस तरह की थी नहीं। पुलिस को अब लाश को ले जाना था पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने पूरी लाश का बारीकी से मुआयना किया तो देखा कि लाश के एक हाथ पर एक टैटू है, और उस टैटू पर दादा गुदा हुआ है। DADA, दा और दा, दादा। अब बस यही एक शिनाख्त थी कि एक दादा नाम का टैटू है। अब दादा के नाम से पता करना बड़ा मुश्किल काम है। सिर्फ दादा के नाम पे टैटू से क्या पता किया जाए। पुलिस ने दूसरा काम किया जो आजकल बड़ा नॉर्मल है, CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया। अब यहाँ एक और पोल खुली। पता चला कि ACP के दफ्तर के ठीक कुछ कदम की दूरी पर जहाँ यह लाश मिली, वहाँ कोई CCTV कैमरा नहीं है, या किसी और CCTV कैमरे का एंगल और जो डायरेक्शन है उस तरफ है ही नहीं। तीसरी दिक्कत यह आई कि जहाँ पे लाश थी वहाँ पे एक दीवार, और उस जगह पे आमतौर पे अंधेरा ही रहता था, रोशनी कम। तो ये भी एक मुश्किल थी। तब CCTV फुटेज से भी कोई जानकारी नहीं मिली, अंधेरा होने की वजह से भी नहीं कोई ख़ास कामयाबी मिली। पुलिस ने कहा कि चलो इस जगह पे तो नहीं, इसके पहले के आसपास चारों तरफ के कुछ CCTV फुटेज को खंगालते हैं, शायद कोई जानकारी मिले। अब पुलिस ने इस पूरे इलाके के CCTV फुटेज को खंगालना शुरू किया, ख़ासतौर पर रात के वक्त का, क्योंकि पुलिस को भी ये मालूम था कि दिन में कोई इतना बड़ा जोखिम नहीं लगा लाश को फेंकने का, तो ये रात का ही काम है। अब पुलिस ने रात के वक्त
के तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया और इस कोशिश में पुलिस को एक जगह पे कुछ कामयाबी भी मिली, कुछ शक भी हुआ। एक सिल्वर कलर का एक वैगनार कार, सिल्वर कलर की, इसको पुलिस ने देखा 30 सितंबर की रात को। ये जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो उसी तरफ जा रही थी जहां से ये लाश बरामद हुई है। और ख़ास बात ये थी कि ये गई और अगले 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर वापस भी आ गई। अब पुलिस को लगा कि हो सकता है, क्योंकि बाकी जितनी कार को उन्होंने डिटेल में रिसर्च किया, कार आई गई, उस वक्त और भी कारें आई गई, लेकिन सबसे क्लोजेस्ट लोकेशन जहाँ पे स्पॉट था मौका वारदात, वहाँ पे ये वैगनार कार ही जाती हुई दिखाई दे रही है और उसके बाद फिर वापसी में भी यही दिखाई दे रही है। अब पुलिस ने इस कार के जरिए कातिल तक पहुंचने की कोशिश की कि चलो हो सकता है इसी के जरिए कुछ कामयाबी मिले। सीसीटीवी फुटेज के जरिए उस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर को खंगाला गया। ठीक ठाक कैद हुआ था कैमरे में, रजिस्ट्रेशन नंबर को जूम करके देखा गया, रजिस्ट्रेशन नंबर साफ साफ दिख गया। अब जब इस कार के रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए इस कार के मालिक के बारे में पता चला तो खुद पुलिस हैरान रह गई। ये कार, ये सिल्वर कलर की वैगनार कार किसी और के नाम पे नहीं, बल्कि मुंबई पुलिस के एक कांस्टेबल, एक सिपाही शिव शंकर गायकवाड़ के नाम पर रजिस्टर्ड थी। दूसरी, ये कांस्टेबल शिव शंकर गायकवाड़ जहां पे लाश मिली उससे कुछ कदम की दूरी पे जो एसीपी का दफ्तर है साइन डिवीजन में, उस एसीपी का ड्राइवर। अब ये बात अजीब थी। अच्छा, ये भी था कि हो सकता है कि वो एसीपी के दफ्तर आया और निकला हो, लेकिन फिर ये हुआ कि एसीपी साहब तो थे नहीं, छुट्टी थी। तो ये फिर क्या कर रहा था और क्यों आया? अब इस बात ने इस कांस्टेबल के ऊपर शक की सुई घुमा दी। पुलिस ने कहा कि अब यही एक लौता मिल रहा है, लेकिन अब कोई सबूत है नहीं, सिर्फ गाड़ी का आना और गाड़ी से जाना, ये कोई बड़ा प्रूफ नहीं था। अब इसमें वो भी अपने ही डिपार्टमेंट के किसी शख्स पर हाथ डालना तो वो मुश्किल में हो सकता था। तो पुलिस ने, आला अफसरों ने कुछ इस बात को गुप्त रखा। उन्होंने कहा कि पहले और जांच करो, कुछ सबूत जुटाओ, तब पूछेंगे। और इस बारे में कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ को भनक तक लगने नहीं दी कि वो शक के दायरे में है, क्योंकि उसकी गाड़ी मौका वारदात से आती और जाती दिखाई दी है। पहला काम अब पुलिस ने यह किया कि अपने ही डिपार्टमेंट के इस कांस्टेबल एसीपी के ड्राइवर गायकवाड़ के मोबाइल को खंगालने का फैसला लिया गया, उसके कॉल डिटेल, उसकी बाकी सारी चीज़ें, और ये देखने की कोशिश की गई कि इसका लोकेशन कहाँ कहाँ था, किस किस से बात हो रही थी। तो अब पुलिस ने जब उसके मोबाइल को खंगालना शुरू किया तो ये बड़ा आसान काम होता है आजकल। किसी का मोबाइल आपको तो पता है 2-2 साल पुराने व्हाट्सएप चैट भी निकाल लेती है, कॉल डिटेल की तो कोई बात ही क्या। तो उस पूरे उसमें बाकी तो कोई चीज़ ऐसी पहली नज़र में सामने नहीं आई, लेकिन एक चीज़ आई। उस कांस्टेबल के मोबाइल में एक नाम दर्ज था, एक नंबर, और वो था दर्ज दादा के ही नाम पर, और जिस शख्स की मौत हुई थी उस शख्स का नाम भी दादा था। अब सवाल ये था कि क्या ये वही दादा है जिसका मोबाइल नंबर कांस्टेबल के मोबाइल में फीड है, या फिर कोई और दादा है? क्योंकि आमतौर पर दादा हमारे यहाँ बड़ा कॉमन शब्द भी है, बड़े भाई के लिए भी कहते हैं, फादर के फादर को भी दादा कहते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग दादा लोग बुलाते हैं। तो जो उसके मोबाइल में नंबर था वो पूरा नाम था दादा जगदाले। अब पुलिस ने कहा कि ये इसी को ट्राई करते हैं, दादा जगदाले से बात करते हैं तो सच्चाई सामने आएगी। अब पुलिस ने उस नंबर पे दादा जगदाले को फ़ोन किया। फ़ोन किसी और ने उठाया और ये फ़ोन नंबर था सूरत का। अब पुलिस ने उस नंबर के ज़रिए जिसने फ़ोन उठाया उससे पूछा कि दादा जगदाले से बात कराइए। सामने वाले ने कहा कि वो पिछले 2-3 दिनों से घर नहीं आए, मुंबई गए थे, उसके बाद से लौटे नहीं हैं। अब यहाँ पुलिस को पहला एक यकीन सा होने लगा कि जो लाश मिली है वो इसी दादा जगदाले की, क्योंकि उसके हाथ में टैटू और ये नंबर जिसके ऊपर शक है कांस्टेबल के मोबाइल से, और तीसरा कि वो शख्स 2-3 दिन से घर लौटा ही नहीं है, जबकि उसको मुंबई से 1 दिन के अंदर लौटाना चाहिए था। अब जब ये सारी चीज़ें सामने आई तो पुलिस को लगा कि अब ये मौका है कि शिव शंकर गायकवाड़ को उठाया जाए और पूछा जाए और अब उसके सामने सारी सच्चाई रख दी जाए। इसी के बाद पुलिस ने शिव शंकर को उठाने का फैसला किया। इस दौरान में जो बाकी टीम लगी हुई थी उसने जो कॉल डिटेल पे बात कर रही थी, और जब ये दादा जगदाले वाली सच्चाई सामने आ गई तो फिर पुलिस को एक और चीज़ पता चली मोबाइल के कॉल डिटेल से।
29 सितंबर को दादा जगदाले मुंबई पहुंचा था और 29 तारीख को उसकी और कांस्टेबल की बातचीत हुई। कांस्टेबल की वाइफ जो है मोनाली गायकवाड़, उससे भी बात हुई। इसके अलावा जो लोकेशन दिखाया, अब चूंकि दादा जगदाले के भी कॉल डिटेल को पुलिस ने खंगालना शुरू किया, तो दादा जगदाले का लोकेशन 29 तारीख की शाम तक वर्ली पुलिस क्वार्टर दिखा रहा था और वर्ली पुलिस क्वार्टर में ही कांस्टेबल शिव शंकर गायकवाड़ का घर था, सरकारी पुलिस क्वार्टर था, वो वहीं रहता था। अब जब ये सारी चीज़ें मैच कर गई कि 29 तारीख को साथ कॉल डिटेल एक साथ, लोकेशन घर का दिखा रहा है, वर्ली में ये रहता है पुलिस क्वार्टर में, तो फिर पुलिस ने बिना और कुछ सोचे सीधे सीधे कांस्टेबल को उठाया और अब पूछताछ शुरू कर दी। इसके बाद पूछताछ होती है। पूछताछ के थोड़ी देर के बाद पहले तो वो मना करता रहता है, लेकिन जब ये सारे सबूत, मौका वारदात पे उसकी गाड़ियों का आना जाना, मोबाइल में दादा जगदाले का नंबर, 29 तारीख को उसके साथ सेम लोकेशन, दोनों की लगातार बातचीत और 29 के बाद से दादा का गायब हो जाना, इन चीज़ों को देखते हुए अब कांस्टेबल को लग गया कि उसका पोल खुल चुका है, इसलिए अब झूठ बोलने का फ़ायदा नहीं। और इसके बाद उसने सच बोलना शुरू किया। जैसे उसने सच बोला, पुलिस ने ऑफिशियली फिर कांस्टेबल शिव शंकर गायकवाड़ और उसकी पत्नी मोनाली गायकवाड़ दोनों को गिरफ्तार कर लिया दादा जगदाले के कत्ल के इल्जाम में। अब यह कत्ल का केस सुलझ गया, कातिल पकड़े गए, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था कि आखिर एक कांस्टेबल ने यह कत्ल क्यों किया? दादा जगदाले कौन था? कत्ल करने के बाद लाश को लाकर एसीपी के दफ्तर के सामने ही क्यों फेंका? और इस कत्ल से उसकी पत्नी का क्या रिश्ता? तो फिर जो पूरी कहानी सामने आई वो ये थी कि कांस्टेबल शिवशंकर गायकवाड़ की शादी मोनाली गायकवाड़ से हुई थी। मोनाली सूरत की रहने वाली थी। सूरत का ही रहने वाला दादा जगदाले था, जो एक बिजनेसमैन था, छोटा मोटा कारोबार करता था। दादा जगदाले और मोनाली ये दोनों बचपन के दोस्त थे, एक ही कॉलोनी में रहते थे, साथ पले बढ़े। इसके बाद मोनाली की शादी शिवशंकर से हो गई। शादी के बाद वो मुंबई आ गई, लेकिन दोनों फ़ोन पे अक्सर बातचीत करते थे, बचपन की दोस्ती थी और ये बात शिवशंकर गायकवाड़ को भी मालूम थी। कई बार मोनाली उससे घंटों बात करती, इसको लेकर शिवशंकर नाराज़ भी होता, फिर लगता कि बचपन के दोस्त हैं। लेकिन उसने बताया कि एक बार उसने अपनी पत्नी के मोबाइल को देखा और उसके व्हाट्सएप चैट को देखा। उस चैट को देखने के बाद और पढ़ने के बाद ये उसे यकीन हो गया कि दादा जगदाले और मोनाली का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का रिश्ता नहीं है, बल्कि इससे आगे का है। और इसी चीज़ ने उससे गुस्सा दिलाया। इस बात को लेकर पत्नी से झगड़ा हुआ, उसकी पत्नी गुस्से में मायके चली गई वापस सूरत। फिर काफ़ी दिन के बाद समझा बुझा कर वो वापस लाया, ये कहकर और ये भरोसे पे कि अब वो दादा जगदाले के संपर्क में नहीं रहेगी। अच्छा, तब तक इन दोनों की अब शादी को भी ज़माना हो गया था, करीब 17-18 साल। दोनों की 2 बेटियां हैं, एक 13 साल, एक 15 साल के करीब। लेकिन बाद में फिर मोनाली की बात दादा जगदाले से होने लगी और इस चीज़ का एहसास अब कांस्टेबल को हो चुका था। वो अपनी बीवी की जासूसी करता था और फिर उसने तय किया कि इस रिश्ते को ख़त्म करने का एक ही उपाय है और वो है दादा जगदाले का कत्ल। इसी के बाद पूरी प्लानिंग के साथ उसने 29 सितंबर को दादा को अपने घर बुलाया। क्या हो, दादा जगदाले घर आया। घर आने के बाद दोनों इसी क्वार्टर में थे। फिर शाम का मौका मिला, इन्होंने दोपहर को खाना खाया, बल्कि दादा जगदाले को लेने स्टेशन तक ये खुद गया था अपनी गाड़ी में, इसी गाड़ी में, वैगनार में। घर लेकर आया, दोनों ने खाना खाया और इसके बाद शाम को मौका देखते ही शिवशंकर गायकवाड़ ने फिर उसके सामने सारी बात उगल दी कि मैं जानता हूं कि तुम्हारा मेरी पत्नी के साथ संबंध है और इसीलिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया। इसके बाद, इससे पहले कि दादा जगदाले को समझ पाता, पहले से ही तैयार एक बड़े से चाकू से उसने दादा जगदाले पर हमला कर दिया। वो चीखा। चीख सुनकर उसकी पत्नी मोनाली दूसरे कमरे से इस कमरे में आई। दोनों बेटियां तब बाहर गई हुई थीं। उसने खून से लथपथ दादा जगदाले को ज़मीन पर पड़ा देखा। ये देखकर मोनाली बेहोश हो गई उसी कमरे में। उसने मोनाली को उठाकर दूसरे कमरे में बेड पे रखा। फिर उसके बाद आकर ताबड़तोड़ जितने वार कर सकता था उसने किया। दादा जगदाले की मौत हो गई। थोड़ी देर के बाद जब मोनाली को होश आया, वो कमरे में आई। इसके बाद फिर उसने अपने पति का साथ दिया लाश को ठिकाने लगाने में। दोनों ने मिलकर लाश के टुकड़े किए, हाथ अलग काटे, पैर अलग काटे, सर को धड़ से अलग किया, पॉलीथीन के बैग में रखा और इसके बाद गाड़ी में रखा उन पॉलीथीन के जो उसमें अंदर लाश थी, और फिर निकल पड़े मुंबई की सड़कों पर। 29
और 30 सितंबर की रात अलग अलग जगहों पर कुछ लाश के टुकड़े फेंके, सर कहीं और फेंका, धड़ कहीं और फेंका, और इसके बाद जो बाकी चीज़ें थी, हाथ पैर और ये, वो चूँकि मालूम था इसको कि एसीपी का दफ्तर और दफ्तर के बाहर एक सन्नाटे सी जगह है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, जहाँ पे अंधेरा होता है, तो उसे लगा कि इससे बेस्ट जगह कोई नहीं होगी। और इसीलिए चूँकि वो खुद पुलिस महकमे में था और उसी दफ्तर में काम करता था, उसके चंद कदम की दूरी पे था, तो ले जाकर उसने बाकी के टुकड़े उसी एसीपी के ऑफिस के जाकर बाहर फेंक दिए। बाद में उसकी निशानदेही पर मान खुर्द इलाके से सर और चेहरा मकतूल का यानी दादा जगदाले का पुलिस ने बरामद कर लिया। और इस तरीके से एक कत्ल की पहली सुलझ गई, कत्ल की वजह पुलिस के सामने आ गई। तो ये थी कहानी मुंबई के एक सिपाही की जिसने अपने पति के आशिक का कत्ल किया। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि होनी बाकी है, पुलिस का कहना है कि पता नहीं कौन से व्हाट्सएप चैट, क्योंकि वो सामने नहीं आया, लेकिन ये उसका सिर्फ शक और वहम भी हो सकता है, तो अभी फाइनल इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो कहानी